हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सी एस रजत खनेजा। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी कोई कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग को विद इन स्टैट्यूटरी टाइमलाइन में होल्ड नहीं कर पाती है तो उसके क्या रिpercussions होते हैं। और ये जो ऑफेंस हुआ है सेक्शन 96 के अंडर, जो कि स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस को नहीं फॉलो किया गया है, उसको कैसे ठीक करें और इस ऑफेंस को कैसे कंपाउंड कराएं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, जो कंपाउंडिंग के दौरान जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं और कंपाउंडिंग को कैसे कराया जाए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि लोगों को भी पता लगे कि कैसे कंपाउंडिंग कराई जाती है और क्या क्या प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं। तो चलिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो क्यों करानी होती है और कौन से प्रोविजंस जो हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 99 जो है कंपनीज एक्ट 2013 के, वो एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड है। और सारी कंपनीज़ को जो है अपनी एजीएम करानी ही करानी है, एक्सेप्ट 1% कंपनी। तो हम सेक्शन 96 की बात करते हैं क्योंकि वही जनरली एप्लीकेबल होता है। और अगर आप 96 देखेंगे तो सब सेक्शन 1 में आप देखेंगे कि सारी कंपनीज, जितनी भी कंपनी है, सबको अपने एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी है। और 1% कंपनी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, तो एनुअल जनरल मीटिंग 1% कंपनीज़ को कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपका फर्स्ट एजीएम है, अगर जैसे लेट्स से आपकी कंपनी अभी बनी है या लास्ट ईयर बनी है, तो उनका लेट्स से फाइनेंशियल क्लोज हो रहा है मार्च 2023 में, लेट्स से इट्स एन एग्जांपल। तो अगर 2023 मार्च में क्लोज हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो आपको अगर फर्स्ट एजीएम है तो 9 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स आपको 31 दिसंबर 2023 तक अपनी एजीएम करानी है। और अगर आप एक दिन भी ऊपर कर देते हैं उससे ऊपर, तो ऑब्वियसली इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन है और ये ऑफेंस है जिसको आपको कंपाउंड कराना पड़ेगा। और इन एनी अदर केसेस, अगर लेट्स से पुरानी कंपनी चलती हुई आ रही है तो और उनका फाइनेंशियल ईयर लेट्स से 31 मार्च 2023 को क्लोज हो रहा है, तो उनको 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आपको 30 सितंबर 2023 तक अपनी एजीएम करानी है। लेट्स से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कंपनी अपनी एजीएम जो है वो विद इन विद इन जो टाइमलाइन दी गई है 6 मंथ्स के अंडर नहीं करा पा रही है, फॉर एनी रीज़न बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कोई भी ऐसा रीज़न जो कि जस्टिफाई किया जा सकता है, तो आप क्या है, वो कंपनी जो है एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है आरओसी से। और आरओसी जो है बेस्ड अपॉन द रीज़न गिवन, जस्टिफिकेशंस गिवन, मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम कंपनी को दे सकता है फॉर होल्डिंग द एजीएम। तो अगर लेट्स से आपकी जो एजीएम है वो 30 सितंबर 2023 तक होनी थी, तो आप अपनी एजीएम जो है आफ्टर दिस अप्रूवल, आफ्टर द एक्सटेंशन बाय द आरओसी, आप 31 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं। 3 मंथ्स तक का एक्सटेंशन आरओसी दे सकता है, उसके बियॉन्ड एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो आपको किसी भी हालत में उस एक्सटेंडेड टाइम के पीरियड के बीच में आपको अपनी एजीएम करनी ही करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 15 मंथ से ऊपर का गैप हो जाता है तो वो भी कॉन्ट्रावेंशन है, वो भी एक ऑफेंस है, वो भी आपको कंपाउंड कराना पड़ेगा। तो आप इस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे 15 मंथ्स को गैप को आपको कंसिडर करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 22 के लिए जो था ड्यू डेट जो थी, क्लोज हो रहा है आपका 31 मार्च 2022, तो आपको 30 सितंबर 2022 तक आपको अपनी एजीएम करनी है। और 15 मंथ्स का जो गैप है बी, अगर आप देखेंगे तो वो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली है। लेट्स से 15 मंथ्स जो है वो भी 30 सितंबर को ही क्लोज हो रहे, खत्म हो रहे थे, तो आपके पास ड्यू डेट आपकी 30 सितंबर 2022 हो जाती है। तो आपको उससे पहले आप कभी भी एजीएम कर लेते हैं अपनी, तो वो कंप्लाइड है, वो इस सेक्शन से कंप्लायंस हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो डेट ऑफ एजीएम मैंने 15 मई 2022 ले ली है, ड्यू डेट थी 30 सितंबर 2022, तो ये कंप्लायंस है, इसमें 15 मंथ्स का कंप्लायंस भी हो रहा है, 6 मंथ्स वाला भी कंप्लायंस हो रहा है, तो इट इज़ अ प्रॉपरली कंप्लाइड सिचुएशन। बट अगर आप 2022-23 सेकेंड रो में देखेंगे तो जो ड्यू डेट थी वो 6 मंथ्स का, जो मैंने आपको बताया 6 मंथ्स के अंदर आपको करनी है फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो 30 सितंबर 2023 हो गया है। और लास्ट जो थी, अगर आप देखेंगे डेट ऑफ एजीएम जो थी वो 15 मई 2022 थी, तो अगर मैं 15 मंथ्स लेता हूँ उससे, तो 15 अगस्त 2023 होता है। ठीक है, ऑल्दो हमारी ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर 2023 है, बट अगर मैं
सितंबर 2023 को करूँगा तो मेरा 15 मंथ्स का कंप्लायंस नहीं होगा। तो आपको दोनों को डेट को देखते हुए, तो अगर आप देखेंगे ड्यू डेट जो है मेरी बनती है फिर 15 मंथ्स के हिसाब से 15 अगस्त 2023। तो अगर मैं 15 अगस्त 2023 से पहले अपनी एजीएम नहीं करता हूँ और मैं बाद में करता हूँ तो वही कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा, फिर उसको आपको उस ऑफेंस को आपको कंपाउंडिंग करानी पड़ेगी। तो अगर आप देखेंगे तो डेट ऑफ एजीएम मैंने इसमें 25 सितंबर 2023 रखी, तो उससे डिले हो गया 40 डेज़ का। तो 40 डेज़ का अगर डिले है तो आपने स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस के विद इन एजीएम नहीं कराई है, और इट्स अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन एंड इट इज एन ऑफेंस विच हैज़ टू बी कंपाउंडेड। सो द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विद इन 15 मंथ्स ऑफ द प्रीवियस एजीएम। और अगर आप नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली दिस इज एन ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स फ्रेम देयर अंडर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी जो एजीएम है विद इन स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस में नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनी रीज़न, तो आप आरओसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम, जो कि 3 मंथ्स तक का आपको टाइम मिल सकता है। तो वो एक सेपरेट प्रोसेस है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको एक डिटेल प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप इस एक्सटेंशन को ले सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये भी एक वे आउट है जो कि मुझे आपको बताना था इसके अंदर। अगर लेट्स से आपकी एजीएम जो है आप विद इन टाइमलाइन नहीं कर पाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एजीएम बेकार हो जाएगी, वो एजीएम का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो एजीएम जो है प्रॉपरली हेल्ड एजीएम होती हैं, ऑल्दो वो बियॉन्ड टाइमलाइंस होती हैं। कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, ऑफेंस हुआ है, बट उससे उस एजीएम की जो वैलिडिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी रेजोल्यूशन पास हुए हैं उस एजीएम के अंदर वो प्रॉपरली वैलिड होते हैं, उन बिल्कुल इफेक्टिव होते हैं। एजीएम कोई बिल्कुल भी वॉइड नहीं होती है, बट वही है कि आपको पेनल्टी जो है एज पर सेक्शन 99 जो है वो पे करनी होगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एजीएम जो है कंपनी की विद इन टाइमलाइंस नहीं कर पाते हैं और एक्सटेंशन भी आपको नहीं मिलती है, या आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया और आप सेक्शन 96 का कॉन्ट्रावेंशन कर देते हैं, तो उसके क्या रेपरकशंस होते हैं, उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, उसकी बात हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ऑफेंस करते हैं सेक्शन 96 के अंडर, टाइमलाइन नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है सेक्शन 99 के अंडर। सेक्शन 99 के अंडर जो है आपको पेनल्टी जो भी है, जो 99 में लिखी हुई है, जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, वो आपको पे करनी है। और पे करने के बाद आपका ऑफेंस जो है वो कंपाउंड हो जाता है। और कंपाउंडिंग जो है वो सेक्शन 441 के अंडर होती है। जो प्रोसेस है पूरा 441 के अंडर दिया हुआ है। कंपाउंडिंग अथॉरिटी भी होती है जो कि आपके ऑफेंस को कंपाउंड करेंगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट ऑफ पेनल्टी बन रहा है। अगर वो 25 लाख से नीचे है तो आपके जो जोनल रीजनल डायरेक्टर होंगे वो आपकी कंपाउंडिंग अथॉरिटी होंगे। और अगर आपका जो पेनल्टी का अमाउंट है वो 25 लाख से ऊपर का बन रहा है तो NCLT विल बी दी अप्रोप्रिएट कंपाउंडिंग अथॉरिटी। कंपाउंडिंग कब करानी है? कंपाउंडिंग आप खुद भी करा सकते हैं, या आपको कोई नोटिस आया हो, शो कॉज नोटिस आया हो आरओसी से, तब आपको कंपाउंडिंग करानी है, या आपका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया हो तब आपको कंपाउंडिंग करानी है। प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग जो है स्टार्ट होता है पिटीशन फाइलिंग के साथ। आपको एक पिटीशन बनानी है, पिटीशन के साथ आपको प्रॉपर एफिडेविट्स लगाने हैं, सारे एनेक्सेस लगाने हैं, आपने जो रिटर्न फाइल करें उनकी कॉपी लगानी है, तो और मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस लगाना है। तो सारे एनेक्सेस के साथ आपको एक पिटीशन बनानी है, प्रॉपर उसको स्टैम्प कराना है, प्रॉपर उनको साइन करना है, और उसके बाद जो है आपको वो पिटीशन GNL1 में फाइल करनी है। और ये जो पिटीशन है फिर आरओसी के पास जाता है। आरओसी अब उस पिटीशन के बेसिस पे उस फॉर्म को प्रोसेस करता है, और अपनी रिपोर्ट जो है जो भी कंपाउंडिंग अथॉरिटी बन रही होगी एज पर दी पेनल्टी अमाउंट, एक पेनल्टी अमाउंट आरओसी जो है कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपाउंडिंग अथॉरिटी को उस फॉर्म को या उस फाइल को भेजना है। तो अगर 25 लाख से नीचे की है तो आरडी के पास वो भेजेंगे, रीजनल डायरेक्टर के पास भेजेंगे, और अगर 25 लाख से ऊपर की पेनल्टी है तो वो NCLT में फॉरवर्ड करेंगे। तो ये आरओसी की ड्यूटी होती है टू असेस दी पेनल्टी अमाउंट, टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इट एंड टू फॉरवर्ड इट टू दी रिलेवेंट कंपाउंडिंग अथॉरिटी। उसके बाद जो कंपाउंडिंग अथॉरिटी है, जब उनके पास फाइल आ जाती है तो वहाँ पे उस फाइल को प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद आपको एक डेट दी जाती है जिसमें कि हेयरिंग के लिए वो अथॉरिटी आपको बुलाते हैं कि आप बताइए कि आप क्या रीजंस थे कि जो स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस है वो फॉलो नहीं करी गई। और अगर आप प्रॉपर जस्टिफाइड रीजंस देते हैं तो ये जो पेनल्टी अमाउंट है वो कम हो सकता है। क्योंकि अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे उसमें जो है शैल नहीं लिखा, उसमें मे लिखा है। मे मीन्स इट इज़ द मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है वो मेंशन्ड है, और ये डिस्क्रिशन है कंपाउंडिंग अथॉरिटी का कि वो उस पेनल्टी अमाउंट को कम
कर सकते हैं। तो ऐसे भी केसेस हैं जिसमें कि हम लोगों ने 15-20 लाख रुपीस की जो पेनल्टीज़ हैं वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में भी क्लोज कराई हुई हैं। तो मैक्सिमम पेनल्टी का मतलब ये नहीं है कि उतनी पेनल्टी लगेगी, वो कम भी हो सकती है, और इट इज़ अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपाउंडिंग अथॉरिटी। तो और आरओसी रिपोर्ट जब अपनी भेज देगा, हियरिंग हो जाएगी। हियरिंग के बाद जो है फाइनल आपको एक अमाउंट, जो आपकी हेयरिंग के बाद जो आपकी कंपाउंडिंग अथॉरिटी है वो एक अमाउंट इंटीमेट कर देंगे कि आपको ये पेनल्टी अमाउंट पे करना है। तो उस पेनल्टी अमाउंट को आप वेबसाइट पे जाइए, एमसीए पोर्टल पे, मिसलेनियस फ़ी के अंडर में इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर जाके आप उस फ़ी को पे करिए, चालान जनरेट हो जाएंगे, और उन चालान्स को आपको सबमिट करना है अलॉन्ग विद द इंटीमेशन लेटर टू द कंपाउंडिंग अथॉरिटी। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेटर, उस लेटर के बेसिस पर, उन चालान्स के बेसिस पे एक फाइनल ऑर्डर जो है वो कंपाउंडिंग अथॉरिटी इशू कर देंगे। तो वो दैट फाइनल ऑर्डर वुड बी द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द कंपाउंडिंग। अब ये पेनल्टी जो है, जो कंपाउंडिंग के टाइम आपके ऊपर इम्पोज करी जाती है, वो कैलकुलेट कैसे होती है, मैक्सिमम अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो सेक्शन 99 के अंदर गिवन है। जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट करते हैं 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। ऑब्वियसली इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट। और जो अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट है, तो वो 5000 पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगती है। और 5000 का मतलब ये नहीं है खाली कंपनी पे लग रही है, जितने भी ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट हैं सब पर वो पेनल्टी लगेगी। इवन 1 लाख का अमाउंट वो भी पर पर्सन है, वो ऐसा नहीं है खाली एक ही कंपनी पे लग रहा है, वो सारे पर्सन्स पे लगेगा। तो मैंने कैलकुलेशन करी है, अगर आप देखेंगे इलस्ट्रेशन को, तो एक डिफ़ॉल्ट हुआ है, लेट्स से 60 डेज़ का डिले हो गया एजीएम करने में, तो कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपीज़ का जो फिक्स पेनल्टी है, मैक्सिमम अमाउंट, और 5000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 60 डेज़ का डिले है, तो 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख हो गया। ऐसे ही डायरेक्टर्स पे भी लगेगा, जितने भी आपकी कंपनी में डायरेक्टर होंगे। तो टोटल अगर आप देखेंगे 2 डायरेक्टर्स हैं और एक कंपनी को मिला के 12 लाख की पेनल्टी बनती है। फॉर 60 डेज डिलेज देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ 12 लाख रुपीज़। तो आप जो क्वेश्चन ये होता है बहुत बारी इस सेक्शन के इंटरप्रिटेशन में, ये दिक्कत इशू आता है कि 1 लाख का जो अमाउंट है वो खाली कंपनी पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है, वो सारे ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पे एप्लीकेबल है, इंडिविजुअली इंक्लूडिंग कंपनी। जैसे ही आप GNL1 फाइल करते हैं, आरओसी आपकी पिटीशन को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। आरओसी जनरली 1 से 2 महीने ले लेते हैं। अगर आप आरओसी के ऑफिस को विजिट करेंगे तो हो सकता है वो आपका काम जल्दी कर दें। और जैसे ही आरओसी की प्रोसेसिंग पूरी होती है, वो फाइल को फॉरवर्ड कर देते हैं रेलिवेंट कंपाउंडिंग अथॉरिटी को। रेलिवेंट कंपाउंडिंग अथॉरिटी भी जो है वो 1 से 2 या 3 महीने ले सकते हैं। अगर आप विजिट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। और जैसे ही आपका ये हियरिंग होता है, हियरिंग के बाद आपको 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है आपको पेनल्टी अमाउंट पे करने का। जैसे ही इंटीमेशन उन्होंने आपको पेनल्टी अमाउंट का दिया, आपको 15 डेज़ के अंदर पेनल्टी का अमाउंट पे करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप 15 डेज़ ना लें, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पे करें, ताकि उतना जल्दी आप पे करेंगे उतना जल्दी आपका ऑर्डर, फिर फाइनल ऑर्डर इशू हो जाएगा। और जैसे ही आपका फाइनल ऑर्डर इशू होता है, आपके पास 7 डेज़ का टाइम होता है आरओसी को इंटीमेशन देने का, जो कि INC 28 फॉर्म आपको फाइल करना है। ई फॉर्म है, आप तुरंत ही जैसे ही ऑर्डर इशू होता है आप फाइल कर दीजिएगा। मैक्सिमम टाइम 7 डेज़ का है एज पर सेक्शन 441, कि जैसे ही ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर यू हैव टू फाइल इट, यू हैव टू इन्फॉर्म द आरओसी विद इन 7 डेज़। आप अगर सेक्शन 99 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट एंड कंपनी सबके सब जो है इस ऑफेंस के लिए लायबल होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप पिटीशन बना रहे हैं, सबके सारे डायरेक्टर्स के एफिडेविट लगेंगे। ऐसा नहीं कि खाली एक ऑथराइज पर्सन का ही लग रहा है, सबके एफिडेविट लगेंगे। और सबके नाम, जब आप GNL1 भरेंगे तो GNL1 के अंदर सारे डायरेक्टर्स के नाम आपको भरने हैं। अगर आप कोई भी चीज़ मिस कर देंगे तो वो GNL1 ही आपको प्रोसेस नहीं होगा, आरओसी उस पर ऑब्जेक्शन लगा देंगे। तो सबके जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट थे, सबके नाम उस फॉर्म के अंदर मेंशन होंगे। देयर इज अ स्पेसिफिक कॉलम इन इट, आप देखिएगा GNL1 में, तो सारे डायरेक्टर्स को आपको उनके अंदर आपको नाम लिखने हैं। दूसरी बात, साइनिंग ऑफ द पिटीशन, तो सारे डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस कॉन्ट्रावेंशन में, तो सारे डायरेक्टर साइन करेंगे ऑन ईच एंड एवरी पेज इंक्लूडिंग द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। तो सारे पेजेस स्टैम्प और साइन होने चाहिए, कोई भी पेज छूटना नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग एनेक्जर ऑल्सो। और कोई भी अगर आप ये पेज छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं उस पर ऑब्जेक्शन आ सकता है। टाइमलाइंस आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, जो टाइमलाइन दी गई हैं उसी के अंदर आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि 15 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट करना है, या 7 डेज़ के अंदर आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है। तो कोई भी अगर आप टाइमलाइन मिस करेंगे तो आपकी जो कंपाउंडिंग अमाउंट है वो डबल हो जाता है। तो वो एक बहुत सीरियस रेपरकशन है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना, विद इन टाइमलाइन आपको सारी चीज़ें करनी है,
तभी आपकी कंपाउंडिंग प्रॉपरली पूरी हो पाएगी, वरना उस पूरी एक्सरसाइज का, पूरे प्रोसेस का कोई भी उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। और लास्टली, फैक्ट्स प्रॉपरली आपको मेंशन करने एप्लीकेशंस के अंदर, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, सारे जो भी फैक्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं प्रॉपरली उसमें मेंशन होनी चाहिए और सच होनी चाहिए। ये कुछ प्रोविजंस हैं जो कि सेक्शन 441 में लिखे हुए हैं कंपाउंडिंग के रिगार्डिंग ही। तो अगर जैसे आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आपकी कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी ऑफेंस की, और अगर आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया और जैसी कंपाउंडिंग हो गई है तो वो प्रोसिक्यूशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आपका ऑफेंस जो है कंपाउंड हो जाएगा। और आपने कुछ जैसे कोई भी ऑफेंस किया, उसकी कंपाउंडिंग कराई है, तो सेम ऑफेंस की कंपाउंडिंग 3 ईयर्स के लिए नहीं हो सकती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, तो आप उस सेम ऑफेंस को रिपीट ना करें। तो ये कुछ रेलिवेंट कंपाउंडिंग के प्रोविजंस हैं। कोई भी कंपाउंडिंग से रिलेटेड आपको इशू आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे या मेरी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वील ट्राई टू हेल्प यू आउट। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड क्वेरी हो या आपको कंपाउंडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इवन ये जो प्रेजेंटेशन है, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप सेव कर सकते हैं।